हेलो दोस्तों, एनडी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में क्लास नंबर 14 हम लोग देखे थे और हमारा जो है एनसीईआरटी का यहाँ पे पार्ट चल रहा है जनरल साइंस का। ठीक है, उम्मीद कर रहे होंगे आपको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। तो इसके पहले हम लोगों ने कल जो है काफ़ी सारे जो इस पर हमारा क्वेश्चन हुआ था, अम्ल क्षार के बारे में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, कि किस तरह से किसमें आपका एसिड होता है, किसमें बेस होता है। ठीक है, इस तरह से क्लासेस को देखा था हम लोगों ने। आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उस सूचक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सूचक जो इंडिकेटर होता है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा आज इसमें क्वेश्चन आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम सीख लेंगे तो आने वाले समय में क्वेश्चन भी ज़्यादा देखेंगे। इसके पहले 3 क्लास हम देखें, उसमें क्वेश्चन हम लगाए हैं एसिड पे, बेस पे, सॉल्ट पे, इंडिकेटर पे, पीएच पे। ठीक है, और भी सारे जो आपके अम्लीय ऑक्साइड है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इस पर भी क्वेश्चन देखेंगे। आगे भी हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम सॉल्ट के बारे, लवण के बारे में देखेंगे कि सॉल्ट क्या होता है, द्विक लवण क्या होता है, डबल सॉल्ट क्या होता है, संकर लवण क्या होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो आपका बनता है, वहाँ पे अलग अलग तरह के सॉल्ट के बारे में देखेंगे। कॉमन सॉल्ट के बारे में, NaCl के बारे में देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में देखेंगे, जिप्सम के बारे में देखेंगे, विरंजक चूड़ के बारे में देखेंगे। जितना भी हम क्वेश्चन में देखे हैं उतना हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। ठीक है, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो है आपका, देखिए ये है आपका सूचक। ठीक है, इंडिकेटर। इंडिकेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखेगा कि नहीं होता कि जैसे कि इस अम्लीय सूचक क्या होता है, लाल में अगर आप पीला नीला मिलाते हैं तो लिटमस में क्या होता है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आप बहुत सारा देखे होंगे। तो यहाँ पे होता है कि अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं। ठीक है, जो अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ होता है जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है। ठीक है, अर्थात पीएच मान में उचित परिवर्तन के साथ इनके रंग में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो आपको हम बताएं अभी कि अम्ल क्षार एक ऐसा सूचक होता है कि जब मान लीजिए यहाँ पे एसिड में, अगर आप एसिड में मिलाते हैं और बेस में मिलाते हैं तो क्या होता है, अलग अलग रंग देता है। ठीक है, एसिड में मिलाएंगे तो जो है बेस में मिलाएंगे तो अलग अलग रंग, यहाँ पे एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है, यानी कि इसमें पहला होगा दूसरा होगा, अर्थात पीएच मान में उचित परिवर्तन के साथ इनके रंग में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि जब भी इसमें क्या करते हैं, अम्ल क्षार में जब भी आप यहाँ पे मिलाते हैं तो क्या होता है, आपका अम्लीय में एक रंग होगा तो क्षारीय में दूसरा रंग होगा। ठीक है, यानी कि पीएच मान में भी ये क्या करते हैं, आपका परिवर्तन इसका होता रहता है। ठीक है, इसके रंग में बदलाव यहाँ पे होता रहता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ बताया गया। तो ये आपका था क्या, इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर सूचक था। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अगला देखिए कि सूचक वे पदार्थ होते हैं, ये दूसरा पॉइंट है इसमें, इसी में का है कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग आयतनात्मक विश्लेषण में किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त करने में होता है। दूसरे शब्दों में इनका उपयोग अंत बिंदु एंड पॉइंट ज्ञात करने में होता है। सूचक कई प्रकार के होते हैं, परंतु यहाँ केवल अम्ल क्षार सूचकों, ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर का वर्णन किया गया है। अम्ल क्षार सूचकों को हाइड्रोजन आयन सूचक या उदासीनीकरण सूचक भी कहते हैं। ठीक है, जो अम्ल क्षार जो आपके सूचक होता है उसको हाइड्रोजन आयन सूचक या उसे उदासीनीकरण जो न्यूट्रल होता है उसका इंडिकेटर भी इसको कहते हैं। तो ये इसका दूसरा पॉइंट था इसमें। ठीक है, अगला है कि अम्ल क्षार सूचकों का रंग अम्लीय तथा क्षारीय माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, जैसा कि अभी आपको वहाँ बताया गया है कि अम्ल क्षार जो सूचक होता है अम्लीय में अलग होगा, क्षारीय में अलग होगा, एसिड बेस का अलग अलग होता है, अर्थात पीएच मान में उचित परिवर्तन के साथ इनके रंग में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, उचित परिवर्तन के साथ क्या होता है, इनके रंग में परिवर्तन, चेंजेज आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका। अगला है कि क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थलीन सूचक का रंग होता है। ठीक है, तो क्षारीय विलयन में देखिए क्वेश्चन आपका है यहाँ में काफ़ी अच्छा है, इसको हम देख चुके थे। ये आपका क्या होता है, लाल होता है। क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थलीन का जो सूचक का रंग होता है ये किस का तरह का होता है, रेड कलर का होता है। तो ये हमारा सूचक था। सूचक पर ये आपका एक क्वेश्चन है। हालांकि हम इस पर क्वेश्चन और भी सारे करा चुके हैं, लेकिन आगे हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हमारे एलपी टेक्नीशियन का जो भी आपका प्रीवियस के क्वेश्चन पूछने वाला है, जो पूछता है। ठीक है, और पूछेगा भी। एक चैप्टर से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, तो उस तरह का हमने क्वेश्चन भी छांट के रखे हुए हैं। जब भी चैप्टर जो हमारा खत्म हो जाएगा ये वाला सेकेंड वाला, तो हम उसको वहाँ पे क्वेश्चन को मर्ज करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रेड कलर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला हमारा कॉन्सेप्ट है कि अम्ल क्षार सूचकों का पीएच परिसर क्या होता है। ठीक है, ये रेंज की बात करता है। तो ये भी आपका काफ़ी अच्छा, आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे
यहाँ पे कि अम्ल क्षार जो सूचक होता है रेंज परिसर, आपको पता है 0 से लेकर कितने के बराबर होता है, 14 से, बीच में कहीं 7 होता है। इसको कई बार हम जो है रिपीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ में देखेंगे कि क्या होता है। तो किसी अम्ल क्षार सूचक का रंग विलयन का पीएच पर निर्भर करता है, ठीक है। उसका जो रंग होता है वो उसके पीएच पे क्या करता है, डिपेंड करता है, निर्भर करता है। किसी अम्ल क्षार सूचक का रंग परिवर्तन पीएच के एक निश्चित परिसर रेंज में होता है, जिसे पीएच परिसर, पीएच रेंज कहते हैं, ठीक है। वो एक रेंज में होता है 0 से 14 के बीच में, उसको पीएच रेंज कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स की बात करें तो फिनाप्थेलिन जो होता है का पीएच परिसर कितना के बीच में होता है, फिनाप्थेलिन का अगर पीएच परिसर देखें तो 8 से 9 के बीच में होता है, ठीक है। ये आपका पीएच परिसर होता है। अर्थात फिनाप्थेलिन का रंग परिवर्तन इन पीएच मूल्यों के मध्य होता है, ठीक है। तो जब भी आपका फिनाप्थेलिन का रंग अगर चेंज होगा तो 8 से 9 के बीच में जब आप उसको ले जाएंगे इसी पीएच रेंज के बीच में, तभी उसका रंग जो रंग होगा वो परिवर्तित होगा। बाकी सब किसी भी अगर आप पीएच के रेंज पर ले जाते हैं, मतलब अगर मान लीजिए अगर 0 से लेकर 7 के बीच में, 0 से 6 के बीच में, तो यहाँ पे परिवर्तन नहीं होगा। 8 से 9 के बीच में जब रेंज में जाएंगे तभी उसका क्या होगा, पीएच मूल्यों के मध्य होता है उसके रंग में परिवर्तन, ठीक है। अब देखिए 8 से जो कम होगा पीएच वाले विलयन में यह रंगहीन होता है, ठीक है। जो आपका 8 से कम होगा, यहाँ से 8 से 9 के बीच में था फिनाप्थेलिन के रंग में जब चेंज होगा तो, और 8 से कम क्या रंगहीन होता है, कोई उसका रंग ही नहीं होता, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कौन से विलयन में किस पीएच पे विलयन का रंग क्या होता है, रंगहीन होता है, ठीक है। यानी कि इस पीएच पे विलयन का रंग रंगहीन होता है, उसमें से आपको 8 दे देगा, 8 से मतलब 8 से कम, यहाँ पे 8 से कम दिया है, 8 से ज़्यादा दे देगा, 8 के बराबर दे देगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, इस तरह से क्वेश्चन आपको बनाया जा सकता है। तो एक एक पॉइंट आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा काफ़ी यहाँ पे जो है मदद मिलेगी। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे आपको ज़्यादातर यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। देखिए ये होता है, अब देखिए यहाँ पे तथा 9.8 से अधिक पीएच वाले विलयन में इसका रंग गुलाबी हो जाता है, ठीक है। जब 9.8 से अधिक जब जाएंगे तो इसका जो है विलयन, इसका रंग क्या होगा, गुलाबी होगा, पिंक हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला है फिनाप्थेलिन दुर्बल क्षारीय, ठीक है। जो फिनाप्थेलिन है वो दुर्बल क्षारीय विलयन में रंगहीन तथा प्रबल विलयन में गुलाबी होता है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। तो जो फिनाप्थेलिन होता है वो दुर्बल क्षारीय विलयन में रंगहीन होता है, ठीक है। दुर्बल क्षारीय विलयन में रंगहीन होता है और प्रबल विलयन में क्या होता है, गुलाबी होता है। इसको याद रखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो फिनाप्थेलिन होता है दुर्बल क्षारीय विलयन में क्या होता है और आपके प्रबल विलयन में कौन सा रंग देता है, ठीक है। तो गुलाबी रंग देता है। ये आपका ये स्पष्ट था, ठीक है। अब यहाँ पे अगला है आपका स्पष्ट है कि आवश्यक नहीं है कि किसी अम्ल क्षार सूचक का रंग सभी क्षारीय विलयनों में एक सा हो। इसी प्रकार यह भी आवश्यक नहीं है कि किसी अम्ल क्षार सूचक का रंग सभी अम्लीय विलयनों में एक सा हो, ठीक है। तो ये इसका उसमें था कि ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि क्षारीय विलयनों में एक सा हो और कोई भी अम्ल क्षार सूचक का रंग है, या यह भी आवश्यक नहीं कि किसी अम्ल क्षार सूचक का रंग क्या हो, सभी अम्लीय विलयनों में एक सा हो, ठीक है। तो ये इसका अगला पॉइंट था। यहाँ पे इसको ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए अब ये इसका यहाँ पे देखिए सारणी है, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे है, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ देखेंगे, देखिए ये आपका सूचक है, ये पीएच परिसर है, ठीक है। कि पीएच जो रेंज होता है, पीएच रेंज कहाँ से कहाँ है, कौन सा आपका सूचक है, और ये आपका है यहाँ पे क्या है, पीएच परिसर से कम पीएच वाले विलयन में रंग, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसको डाउनलोड भी करके रख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है इसको बनाने में, ठीक है। ऐसे नहीं बन जाता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब जितना वीडियो बनाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आप देख लीजिए यहाँ पे इसको बनाने में लगता है। तो आप इसको मतलब इस तरह से बहुत हल्के मत लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं अगर वीडियो पर नए हैं तो पहले से आप जो है वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके लिए भी हमको थोड़ा मोटिवेशन मिले तो हम कुछ नया करें। क्योंकि बहुत सारा सब्जेक्ट है, आप देखें तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है, चाहे रीजनिंग का हो, मैथ का हो, तमाम सारे हैं। तो यहाँ से इस तरह का बहुत ज़्यादा आपका जो है मेहनत लगता है इसको बनाने में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पीएच परिसर से कम पीएच वाले विलयन में रंग और पीएच परिसर से अधिक पीएच वाले विलयन में रंग क्या होगा। तो यहाँ पर सूचक है, फर्स्ट सूचक आपका जो इंडिकेटर है मेथिल ऑरेंज है। मेथिल ऑरेंज का जो पीएच परिसर कितना होता है 3.1 से यहाँ पे 4.1 हो जाएगा, ठीक है। 4.1 इसको पॉइंट लगा लीजिएगा। और पीएच परिसर से कम पीएच वाले विलयन में रंग क्या होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। और ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, पीला हो जाएगा। इस तरह से दूसरा आपका लिटमस है, तो लिटमस 5.5 से लेकर 7.4 के बीच में होता है, ठीक है। और पीएच परिसर से कम कलर क्या होता है, रेड कलर होता है, ठीक है।
और अधिक वाला नीला होता है। इसी तरह से फिनाप्थलीन आप देख रहे हैं 8.8 से लेकर अभी हम देखें 9.8 के बीच में होता है। और रंग क्या होता है, कम वाला रंगीन और ज़्यादा वाला क्या होता है, गुलाबी होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपका यहाँ पे मदद मिलेगा आपको। ये वाला पॉइंट काफ़ी ज़्यादा जो है आपका सही है, यहाँ से इसको याद रखिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट है आपका सर्वव्यापी सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या कहलाता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सूचक आपका क्या होता है, इसमें कई तरह के सूचक को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है। ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सूचक। ठीक है, इसको यूनिवर्सल सूचक यहाँ पे मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया कई सूचकों को एक दूसरे में मिलाकर ऐसे मिश्रण तैयार किए जा सकते हैं जो विभिन्न पीएच मान वाले माध्यम में विभिन्न रंग प्रदर्शित करे। इस प्रकार के सूचकों को मिश्रण को सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका उदाहरण में क्या होता है, कोल्याफ जो है एक सर्वव्यापी सूचक है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर इनमें से कौन है, तो कोल्याफ जो है आपका यहाँ पे एक यूनिवर्सल इंडिकेटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल था। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा कि कई तरह के सूचक हो, मान लीजिए कई तरह के सूचक इसको मिला के एक मिश्रण आप बनाएंगे तो उसको क्या कहेंगे आप, सर्वव्यापी सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर उसको कहते हैं। ठीक है, और ये इसका उदाहरण था। आगे है इसके बारे में कि यह फिनाप्थलीन, मैथिल रेड, क्यू नैप्थलीन और थाईमिथाइल तथा ब्रोमाइल, ब्रोमोथाइमॉल ब्लू नामक 5 विभिन्न प्रकार के सूचकों का मिश्रण होता है। जो आपका ये होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, वो आपको इतना सारा मतलब थाइमॉल, थैलिन तथा ब्रोमोथाइमॉल ब्लू नामक 5 विभिन्न प्रकार के सूचकों का मिश्रण ये आपका होता है। ठीक है, अगला है इसका कि यह मिश्रण विशेष पीएच पर विशेष रंग को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विशेष पीएच यानी इसका पीएच आपका अलग होता है। क्यों, क्योंकि देखिए जब सब कई सारे मिश्रण को मिला के आप जब यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाते हैं तो क्या करता है आपका जो है विशेष रंग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये इसका था। ये है कि यह मिश्रण पीएच 4 पर लाल रंग, पीएच 5 पर नारंगी रंग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, हालांकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं देखे हैं कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो पीएच 4 पर कौन सा रंग देता है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा, पीएच 4 पर लाल रंग देता है, पीएच 5 पर आपका नारंगी देता है, 6 पर क्या देगा, नीबू पीला रंग देता है, 7 पर आपका हरा पीला रंग देता है, 8 पर आपका हरा रंग देता है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको इतना सारा है, यहाँ से क्वेश्चन कई सारा बना जा सकता है कि जो आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है पीएच 7 पर कौन सा आपका रंग देता है, पीएच 8 पर कौन सा रंग देता है। तो 7 पर हरा पीला, 8 पर आपका हरा रंग देता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बना सकता है। 9 पर क्या देगा, 9 पर देखिए नीला हरा देगा, 10 पर आपको नीला बैगनी देगा, 11 पर लाल बैगनी देगा, रंग प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये आपका पीएच हो जाएगा। अगला है सर्वव्यापी सूचक का प्रयोग सभी अभिक्रियाओं के लिए नहीं किया जा सकता है। इसका प्रयोग कुछ विशिष्ट अभिक्रियाओं के लिए जो परिस्थितियों में भी होता है। ठीक है, तो ये आपका है यूनिवर्सल। देखिए नेक्स्ट है आपका उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो इसको हम जो है रासायनिक अभिक्रिया जो फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे उसमें आपको हम बताए थे कि क्या होता है कि जब भी एसिड और बेस, ठीक है, एसिड और बेस मिलकर जब रिएक्शन करता है तो वहाँ पे क्या बनता है आपका सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, वो आपका जो रिएक्शन कहलाता था वो आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया करता था। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे अगर आपको एसिड और बेस मिलकर रिएक्शन करे तो ये आपका क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और प्लस यहाँ पे क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो ये पूरा रिएक्शन आपका क्या कहलाती थी, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, जैसा कि देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, एक्वस में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका बेस है। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे देखिए एसिड है, तो एसिड मिलकर बेस मिलकर क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है। ठीक है, और ये एक तरह का क्या है, सॉल्ट होता है, और ये आपका वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो रिएक्शन कराएगा ये आपका न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगा। इसके बारे में है कि अम्ल और भस्म क्रिया करके उदासीनीकरण कहते हैं, यानी कि एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है वो उदासीनीकरण करते हैं। जलीय विलयन में अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, जो जलीय विलयन है वो आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि जब भी सॉल्ट और वाटर रिएक्शन करेगा तो आपको क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर जब रिएक्शन करे, सॉरी यहाँ पे एसिड और बेस जब यहाँ पर रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। ये पूरी रिएक्शन जो है ये आपको क्या कहलाता है, उदासीनीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका था न्यूट्रलाइजेशन। इसके बाद से आयनिक सिद्धांत के अनुसार उपरोक्त अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जा सकता है। जैसे देखिए NaOH है, अब देखिए इसको इसी को लिख रहा है आपको यहाँ पे NaOH को HCl को इसको पूरा जो है आयनिक में लिख रहा है कि आयनिक सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जा सकता है। यानी NaOH के Na+OH- H+Cl-, यहाँ पे Na+Cl- और ये आपका वाटर हो जाएगा, या H+OH- करेंगे वाटर को
एक्वस और यहाँ पे वाटर आपका यहाँ पे निकल के आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे था, ठीक है। ये आयनिक में आपका जो आयनिक सिद्धांत के अनुसार किस तरह से इसको लिखा जा सकता है, इसी रिएक्शन को, सॉल्ट बेस और एसिड के रिएक्शन को, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है, अतः जलीय विलयन में वह अभिक्रिया जिसमें H+ यहाँ हो जाएगा H+ तथा OH- आयन आपस में क्रिया करके जल बनाते हैं, ठीक है। जलीय विलयन में वह अभिक्रिया जिसमें H+ और OH- आपस में क्रिया जल बनाते हैं, क्या होता है, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। इसको पहले ही बताए हैं कि जब भी आपको H+ और OH- जब मिलकर बनाते हैं और वाटर बनाते हैं तो क्या होता है आपका, वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन ये आपका कहलाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आज के क्लास में हम न्यूमेरिकल ज़्यादातर नहीं देखे हैं, ज़्यादातर हमारा कॉन्सेप्ट था। आगे का जो हमारा जो पार्ट होगा वो सॉल्ट से रिलेटेड होगा, लवण से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लास आज का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसा भी आपका कॉन्सेप्ट होगा जो आप पहले से भी जानते होंगे। जो टेबल था जो आपका जो पीएच रेंज वाला, पीएच % से कम हो तब क्या होगा, ज़्यादा क्या होगा, उसको ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। इसका PDF हम आपको इसमें दे देंगे, ठीक है। कुछ चीज़ इसमें आपको बढ़ा कर भी हम देंगे PDF में, मतलब बहुत सारी चीज़ ऐसा होता है, जैसे हमने उदासीनीकरण के बारे में पढ़ लिया। अब उदासीनीकरण ऊष्मा क्या कहलाती है, उसको भी कॉन्सेप्ट एक याद करने के तौर पे होता है। अगर हम ज़्यादा डिटेल में बताएंगे तो एक तरह से टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो भी लंबा होगा, लेकिन हम चाहें वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, लेकिन आपको उस मटेरियल ज़्यादा बढ़ा के दे दिया जाए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू सो मच।